बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंटी टेस्ट क्लास। आई एम योर मैथ टीचर प्रोफेसर शाहिद बशीर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर नंबर 31 में हम अपनी फर्स्ट ईयर के बुक से जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो टॉपिक्स हमारे चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 13 को बिलोंग करते हैं। तो चले आएँ बोर्ड की तरफ चलते हैं और इन टॉपिक्स पे डिस्कशन शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि डोमेन और रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की क्या होती है। किसी भी गिवन फंक्शन की डोमेन फाइंड करने के लिए हमें वो सारे रियल नंबर्स देखने हैं जिन पर वो फंक्शन डिफाइंड होता है। यही काम हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए भी करेंगे। आप जानते हैं कि यूजुअली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिनोमिनेटर में साइन या कॉज आते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किन एंगल्स पर अपनी वैल्यू जीरो देते हैं। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि साइन की वैल्यू जिन एंगल्स पे जीरो होती है वो एंगल्स होते हैं एन पाई, यानी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स ऑल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, ये वो सारे एंगल्स होते हैं जिनमें साइन की वैल्यू जीरो होती है। इसी तरह से कॉस की वैल्यू जीरो उन एंगल्स पर होती है जो वाई एक्सिस पे लाई करते हैं और इनको हम कहते हैं ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। आप देखिए कि एन इंटीजर है और एन आप पुट करेंगे तो ऑड इंटीजर आएगा, तभी हम कहते हैं ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 और इन तमाम एंगल्स पर कॉस की वैल्यू जीरो होती है। जब भी हम किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन फाइंड करने जा रहे होंगे तो हमें यही देखना होगा कि उसके डिनोमिनेटर में साइन आ रहा है या कॉज आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग इसके एंगल्स हम चूज करेंगे और रियल नंबर्स में से निकाल देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम टेंजेंट एक्स की बात करें तो स्टूडेंट्स y इक्वल टू टेंजेंट एक्स में, क्योंकि जब आप इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एज y इक्वल टू साइन एक्स ओवर कॉज एक्स, तो क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कॉज आ रहा है और वो सारे एंगल जिनमें कॉज जीरो होता है वो ये एंगल्स होते हैं, तो हम अपनी डोमेन का आंसर बताएंगे ऑल रियल नंबर्स -2n+1 पाई बाय 2 एंड बिलोंग्स टू इंटीजर। इसी तरह से कॉसिकेंट के नीचे साइन आता है, वहां हम रियल नंबर में से n पाई को माइनस करेंगे। सीकेंट के नीचे कॉज आता है तो वहां 2n+1 पाई बाय 2 माइनस होगा। आपके सामने टेबल में आप देख सकते हैं y इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन है, इसकी डोमेन बताई जा रही है ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स को लिखने का तरीका है -∞ टू इन्फिनिटी। डोमेन क्योंकि इनपुट होती है तो अगर ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ आएगा y इक्वल टू साइन एक्स तो इसका इनपुट x है। तो अगर आप कह रहे हैं ऑल रियल नंबर्स तो आप ये बता सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, या ये कहा जा सकता है कि -∞ टू इन्फिनिटी। जब आप इंटरवल की शक्ल में लिख रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स इन्फिनिटी पे कभी इक्वालिटी नहीं आती। ये एक्सटेंडेड रियल नंबर्स हम डिस्कस नहीं कर रहे, तो -∞ और इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं होते। बहरहाल, इसी तरह से आप जब रेंज इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपने वेरिएबल y का इस्तेमाल करना है। स्टूडेंट्स, y इक्वल टू कॉज एक्स के बारे में कहा जा रहा है कि इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स है। y इक्वल टू tan x, y इक्वल टू tan x में क्योंकि नीचे कॉज आ रहा है तो 2n+1 पाई बाय 2 इसमें शामिल नहीं होंगे रियल नंबर्स में से, तभी कहा जा रहा है कि ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n+1 पाई बाय 2। इसके बाद cot x की डोमेन बताई जा रही है, क्योंकि cot x के नीचे साइन आता है तभी इसमें से n पाई माइनस कर दिया, और सीकेंट के नीचे कॉज आता है तो वहां उसने कहा कि ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n+1 पाई बाय 2। और इसी तरह से जो लास्ट में लिखा हुआ है कॉसिकेंट वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं रेंज की। हम ये देखेंगे कि अगर हमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन हो तो उसकी रेंज हम फाइंड कैसे करते हैं, और एग्जामिनेशन के लिए इसके रेंज के फॉर्मूलास हम याद करेंगे और डायरेक्ट इसके आंसर हम चेक किया करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाई। इस ट्राइंगल में अगर मैं साइन एक्स का फॉर्मूला लिखूं तो आप जानते हैं कि साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि इसकी जो रेशियो फॉर्म आएगी वो a ओवर c। आप जानते हैं ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ये रेशियोज होती हैं, तो हमने इस ट्राइंगल से इसकी रेशियो निकाली। अब आप गौर कीजिए कि इसके डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज आ रहा है। हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ी होती है या स्पेशल केस में बराबर हो जाती है। अब खुद ही सोचिए कि अगर डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर लिखा हो, न्यूमरेटर में छोटा नंबर लिखा हो, तो ये कैसे मुमकिन है कि इसका आंसर जो है वो 1 से बड़ा आ जाए या -1 से छोटा आ जाए, क्योंकि नीचे नंबर बड़ा है। तो अगर नीचे नंबर बड़ा होता है, ऊपर नंबर छोटा होता है, तो डेफिनेटली जो हमारा आंसर होता है वो <1 आता है, और स्पेशल केस में वो इक्वल टू 1 भी आ सकता है। तभी हम कहते हैं कि जो साइन एक्स की रेंज होती है वो -1 से लेकर 1 तक होती है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में, इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज होता है और हाइपोटेन्यूज ग्रेटर होता है न्यूमरेटर से, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी रेंज -1 और 1 के दरमियान आएगी। इसी तरह से स्टूडेंट्स, कॉस की रेंज भी -1 और 1 के दरमियान इंक्लूसिवली होती है। tan की अगर आप रेंज देखना चाहें तो देखें tan की जो रेशियो बनेगी वो रेशियो होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस, a ओवर b। तो परपेंडिकुलर की लेंथ कभी ज्यादा हो सकती है बेस से और छोटी भी हो सकती है। इसका मतलब है इसके आंसर ग्रेटर देन 1 भी आ सकते हैं, लेस देन 1 भी आ सकते हैं, ग्रेटर देन -1 भी आएंगे और लेस देन -1 भी आएंगे, तभी इसकी जो रेंज है ऑल रियल नंबर्स होती है। बहरहाल ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंजेस भी हमने याद करनी है।
हम याद करेंगे कि साइन एक्स और कॉज एक्स की जो रेंज होती है, जो आउटपुट है जिसके लिए हम वेरिएबल y यूज करते हैं, वो -1 से लेकर 1 तक होती है। और इसके बाद अगर हमने रेंज बात करनी हो tan और cot की, तो ऑल रियल नंबर्स होती है। और सीकेंट और कॉसिकेंट क्योंकि रेसिप्रोकल होते हैं इनका, तो इसकी जो रेंज होती है वो आप इस तरह से लिखेंगे कि अगर y मॉड लेस देन इक्वल टू 1 रेंज है साइन एक्स की, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा मींस y मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये रेंज हो जाएगी इसके सीकेंट एक्स और कॉसिकेंट एक्स की। तो बहरहाल ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज की हमने बात की। जब हम किसी गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन देखेंगे तो ये सोचेंगे कि इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है। अगर साइन आ रहा होगा तो n पाई माइनस कर देंगे, अगर कॉज आ रहा होगा तो 2n + 1 पाई बाई 2 माइनस कर देंगे, यहाँ पर n इंटीजर होगा। और इसके बाद हमने रेंज देखा कि साइन और कॉस की जो रेंज होती है वो -1 से 1 तक क्लोज इंटरवल होता है। रेंज के लिए हम y इस्तेमाल करेंगे। हम लिख सकते हैं कि y बिलोंग कर रहा है -1 से 1 तक, या हम ये लिख सकते हैं y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं y मॉड लेस देन इक्वल टू 1। इसी तरह से cos की और sin की रेंज सेम होती है। tan और cot की जो रेंज है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होती है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स सीकेंट और कॉसिकेंट की जो रेंज होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो y मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। इसके बाद हम एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है द रेंज ऑफ y इक्वल टू 2 कॉसिकेंट 1/3x इज। स्टूडेंट्स, हमने कॉसिकेंट फंक्शन की रेंज पढ़ी और ये रेंज होती है y मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा y मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए आप बी ऑप्शन में देखें, ये लिखा हुआ है आंसर, तो ये आंसर इसका करेक्ट आंसर कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, जिसको हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। और पीरियोडिक फंक्शन में हम गिवन फंक्शन के पीरियड पे बात करते हैं। हम जनरली बात करते हैं कि अगर हमें कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन हो, तो ये डेफिनेशन कहती है कि इसके फंक्शन एफ ऑफ एक्स में आप अगर कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करते हैं और ऐसा करने से दोबारा वही फंक्शन बन जाए, तो हम कहते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन है और ये जो p है इसका पीरियड कहलाएगा। अगर ये एक से ज़्यादा नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल p1, p2, p3, तो हम कहते हैं कि वो जो लीस्ट पॉजिटिव नंबर होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो इसका पीरियड कहलाएगा। कुछ ऑथर्स इन तमाम एक्सप्रेशंस को, वो तमाम कॉन्स्टेंट्स, उनको पीरियड कहते हैं। और ये जो लीस्ट होता है इसको प्रिंसिपल पीरियड भी कहा जाता है। बहरहाल अगर हम सब्जेक्ट बेस्ड बात करें, अपनी बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो उसमें जो लीस्ट पॉजिटिव नंबर होगा जिसको ऐड करते हैं हम किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में और आंसर सेम फंक्शन आता है, उसको हम कहते हैं कि उसके पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो हमने जनरली बात की। और जनरली एफ ऑफ के एक्स का अगर पीरियड देखना हो, एक तो एक्चुअल फंक्शन का पीरियड है, यानी कि ये एक्सप्रेशन मैं आपको बता रहा हूं कि आपको एफ ऑफ एक्स का पीरियड पता हो और एक्स को किसी नंबर से जो नॉन जीरो स्केलर है मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका पीरियड कैसे देखना है। तो एक जनरल रूल है, टेक्निक है कि आपने एफ का पीरियड ऊपर लिखना है और डिवाइड कर देना है इसके कोएफिशिएंट से। यही टेक्निक हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले इनके पीरियड्स याद कर लेते हैं। स्टूडेंट, जो साइन एक्स होता है ये 2 पाई इंटरवल्स के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है। ऑल्दो कि ये 4 पाई के बाद भी रिपीट होगा, ये 6 पाई के बाद भी रिपीट होगा, लेकिन क्योंकि इसकी जो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है जिसके बाद ये रिपीट हो रहा है वो 2 पाई है, इसको हम इसका पीरियड भी कहते हैं और कुछ ऑथर्स के अकॉर्डिंग इसको प्रिंसिपल पीरियड भी कहा जाता है। फर्दर स्टूडेंट्स, आप ये याद रखेंगे कि साइन के साथ साथ कॉज एक्स का पीरियड भी 2 पाई होता है। इन दोनों के रेसिप्रोकल्स जो होते हैं कॉसिकेंट और सीकेंट, ऑब्वियसली वो भी इसी इंटरवल के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करेंगे। फर्दर टेंजेंट एक्स का जो पीरियड होता है वो पाई होता है, यानी कि जो tan x होता है ये हर पाई इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। सिमिलर इज द केस विद इट्स रेसिप्रोकल, यानी कि cot x, इसका भी पीरियड पाई होता है, यानी कि पाई इंटरवल के बाद ये अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अब हम ये देखेंगे कि अगर हमें sin x का पीरियड पता हो तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए sin 3x का पीरियड क्या होगा, sin 3x + 7 का पीरियड क्या होगा, या अगर sin को बाहर से 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका पीरियड क्या होगा। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर sin x का पीरियड पाई होता है तो या 2 पाई होता है, तो sin स्क्वायर x का जो पीरियड होगा वो पाई होगा। एक दफा फिर सुन लीजिए, sin x, cos x, secant x और cosecant x, इन चारों का पीरियड 2 पाई होता है, यानी कि 2 पाई इंटरवल के बाद ही अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं। अगर इन पर स्क्वायर या कोई भी इवन पावर अप्लाई कर दी जाए तो फिर इसका पीरियड पाई होगा, और अगर इनकी कोई ऑड पावर होगी तो उस सूरत में इसका पीरियड 2 पाई ही रहेगा। फर्दर, जैसे कि मैं इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल बता रहा था, अगर एक फंक्शन का पीरियड जो है फर्ज कीजिए 3 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसका पीरियड 3 ही रहेगा। इसके फंक्शन में अगर आप कोई लीनियर एक्सप्रेशन चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल x + 3 करते हैं, तो तब भी इसका पीरियड जो है वो सेम रहेगा। लेकिन अगर x को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल की मदद से इसको प्रैक्टिस करते हैं।
इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कहा जा रहा है द पीरियड ऑफ 2 cos 2 पाई बाय 3x प्लस 7। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा था कि अगर हमें किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड देखना हो तो सबसे पहले एक्चुअल फंक्शन का पीरियड लिख लीजिए, ये पीरियड आता है 2 पाई, इसको डिवाइड करना है। नोट कीजिए ये जो नंबर प्लस हो रहा है ये पीरियड में कोई चेंज नहीं करता, यानी कि इसकी वजह से पीरियड जो उसका रिपीटेशन है उसको कोई चेंज नहीं आती। 2 जो बाहर लिखा हुआ है ये भी इसके पीरियड फाइंड करने में कोई रोल प्ले नहीं करता। x के साथ जो कांस्टेंट नंबर जो कि नॉन जीरो नंबर होता है जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है इसको हम डिवाइड करते हैं इस कॉस के एक्चुअल पीरियड से, तो वो नंबर 2 पाई बाय 3 है। जब इसको आप 2 पाई बाय 3 से डिवाइड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर 3 के बराबर आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी हमने इसमें इस्तेमाल की जिसमें उसने कहा था कि जिस फंक्शन का आप पीरियड फाइंड कर रहे हो ऊपर इसका एक्चुअल फंक्शन लिखे, वो हमने उसके एक्चुअल फंक्शन का पीरियड लिख दिया और डिवाइड कर दिया एक्स के कोएफिशिएंट से और हमने इसको डिवाइड कर दिया तो आंसर जो है वो 3 के इक्वल आ गया। इसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जिसमें हमें कहा जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ। सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे सिंपल ग्राफ्स की, उसको थोड़ा सा समराइज करेंगे क्योंकि सेकंड ईयर में चैप्टर नंबर 1 में हमने ये चीज़ पढ़ी थी, और फिर हम उसको कनेक्ट कर देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, स्पेशली साइनोसाइडल फंक्शन के साथ। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए मैंने एक जनरलाइज फॉर्म में एक्सप्रेशन लिखा है। सपोज करें एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और हमने इस पर कुछ वर्टिकल शिफ्ट्स किए, कुछ हॉरिजॉन्टल शिफ्ट्स किए, और ये ट्रांसलेशन अप्लाई करने के बाद हम उसका कुछ डाटा डिस्कस करने लगे हैं। देखिए y इक्वल टू ए एफ ऑफ बी एक्स प्लस सी। याद रखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्टिकल शिफ्ट की कि कोई भी आपको फंक्शन गिवन हो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जब ओवरऑल इसमें आप कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये वर्टिकल शिफ्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये बताएगा कि अगर फर्स्ट करें कांस्टेंट 2 है तो आपका जो पूरा ग्राफ था वो 2 यूनिट्स ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, अगर वो -2 है तो इसका मतलब है वर्टिकल शिफ्ट होगा डाउनवर्ड। इसके बाद दूसरे नंबर पे याद रखिए कि ये जो नंबर हम यहाँ पर ऐड करते हैं ये हॉरिजॉन्टल शिफ्ट को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो नंबर बाहर मल्टीप्लाई हो रहा होता है डिपेंड करता है कि नंबर ग्रेटर देन 1 है या -1 और 1 के दरमियान में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये स्ट्रेच कंप्रेशन जो वर्टिकल है उसको रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है बी एक्स के साथ ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच या कंप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो एक दफ़ा मैं इसको फिर समराइज करवाता हूँ और फिर हम इसको साइनोसाइडल की फॉर्म में पढ़ के फर्दर ग्राफिकली डिटेल्स भी इसकी डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने आपको ये बताया कि ये जो फॉर्म लिखी हुई है इसमें आपको कुछ कांस्टेंट्स नजर आ रहे हैं ए बी सी और डी। इनके कांस्टेंट्स का बिहेवियर याद रख लीजिए कि ये कांस्टेंट जो एज अ कांस्टेंट टर्म ऐड हो रही होती है, देखिए इसमें 2 टर्म्स हैं, ये कांस्टेंट टर्म है जो एज अ कांस्टेंट टर्म ऐड हो रही होती है, ये वर्टिकल शिफ्ट को रिप्रेजेंट करता है। आप हॉरिजॉन्टल शिफ्ट पर आ जाएं, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए यानी जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे ये ओरिजिनल सर्कुलर मेजर होता है, उसमें जब कोई नंबर प्लस हो रहा होता है तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट को रिप्रेजेंट करता है। और आप याद रखें कि जनरलाइज फंक्शन के लिए इसके x में आप कुछ प्लस या माइनस कर देते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल शिफ्ट को रिप्रेजेंट करेगा। इस केस में आपको याद होगा मैंने आपको बताया था अगर आप प्लस के करते हैं तो वो लेफ्ट शिफ्ट होता है, अगर माइनस के करते हैं तो वो राइट शिफ्ट होता है, और ये हॉरिजॉन्टल शिफ्ट्स होंगे। फर्दर हमने बात कर ली डी की और सी की, अब बात करते हैं ए और बी की। जब आप किसी फंक्शन के बाहर यानी कि जो फंक्शन की वैल्यू होती है इसको किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये रिप्रेजेंट करता है वर्टिकल स्ट्रेच और वर्टिकल कंप्रेशन। अगर ये नंबर 7 होगा तो नोट कीजिए कि जो फंक्शन होता है वो पॉइंट जो है वो हाइट को रिप्रेजेंट करता है, उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी हाइट और ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि वर्टिकल जो है वो स्ट्रेच हो जाएगा। और अगर फर्ज करें आप उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे हाइट उसकी हाफ हो जाएगी, तो हम कहते हैं वर्टिकल कंप्रेस है। बहरहाल आपको ये याद रखना है कि अगर किसी फंक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा हो और वो नंबर ग्रेटर देन 1 हो तो उस सूरत में जो है ये वर्टिकल स्ट्रेच को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर लेस हो तो वो कंप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। और अब फाइनली बात करते हैं इस कांस्टेंट की बी की जो कि इस इनर नंबर एक्स वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच और कंप्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अगले बोर्ड पे चलते हैं और साइनोसाइडल फंक्शन में हम ये सारी ट्रांसलेशन अप्लाई करके देखते हैं। स्टूडेंट्स आपके सामने यहाँ एक फंक्शन लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए साइन 2 पाई ओवर बी एक्स माइनस सी प्लस डी, और इसको हम साइन वेव भी कहते हैं। इसकी साइन वेव मैंने आपके सामने बनाई है और इस पे मैंने यही ट्रांसलेशंस अप्लाई करके देखा है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको पता है कि जो साइन का ग्राफ होता है ये वेव फॉर्म में होता है, ये वेव होती है, और इस वेव में मैंने शिफ्टिंग्स करके आपको दिखाई हैं। इसमें जो डी प्लस हो रहा है, जैसे कि अभी मैं बात कर रहा था कि ये 2 टर्म्स हैं, जो कांस्टेंट टर्म है ये वर्टिकल शिफ्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है। एक्चुअली साइन की वेव यहाँ बनती है, तो आपने देखा कि इसको डी हाइट पे मैंने वर्टिकल शिफ्ट कर दिया, ये डी हाइट है, तो अब ये वेव जो है वो वहाँ पे शिफ्ट हो गई है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो कांस्टेंट टर्म ऐड होती है वो वर्टिकल शिफ्ट को रिप्रेजेंट करती है।
इसके बाद हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल शिफ्ट पर। आप देखेंगे -c है, -c होता है तो इसका मतलब होता है कि ये राइट साइड पे शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ पर एक्चुअली ये ग्राफ जो था, ये वेव जो थी वो यहाँ से स्टार्ट हो रही थी, तो इसको हमने c यूनिट्स राइट साइड पे शिफ्ट करके दिखाया। इसके बाद हम बात करते हैं इस नंबर a की। ये नंबर a जो है वो इस वेव के एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये नंबर फर्ज करें कि ग्रेटर देन 1 होता है, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो इसकी जो वेव्स हैं उनका एम्पलीट्यूड जो है वो ज्यादा हो जाएगा, और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो जाएगा। तो साइन के साथ या कॉस के साथ जो लिखा हुआ नंबर होता है ये उसके एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और जिसके लिए हमने पहले कहा था कि हमें वर्टिकल स्ट्रेच और वर्टिकल कंप्रेस के बारे में बताता है। जाहिर बात है जब आप वर्टिकल स्ट्रेच कर देंगे या कंप्रेस कर देंगे तो इसकी वेव के एम्पलीट्यूड को फर्क पड़ेगा। मोर ओवर स्टूडेंट्स, ये नंबर इसके पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। हमने अभी कहा था कि जो साइन का एक्चुअल पीरियड होगा उसको हम एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, तो डेफिनेटली जब 2 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो b बच जाएगा। तो यहाँ इस एक्सप्रेशन में बताया जा रहा है कि जो b होगा वो इसके पीरियड को रिप्रेजेंट करेगा। आप देख सकते हैं कि पीरियड मीन्स कि इसके बाद रिपीट करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे मैंने पीरियड दिखाया है कि इस क्रॉस से इस क्रॉस तक की जो वेव बन रही है यही वेव आगे कंटिन्यू हो रही है, इसके पीछे भी कंटिन्यू हो रही है, तो तभी हम कहते हैं कि इसका पीरियड जो है वो 2 होगा। और इस केस में जो मैंने वेव दिखाई है उसका पीरियड जो है वो b होगा। और हमने बात कर ली d पर, c पर, b पर और a पर, और इन चारों पे बात करने के बाद हम एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की मदद से इसको समझेंगे। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहले वो पढ़ लें और फिर इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आते हैं। स्टूडेंट्स, वो कहता है नोट 1 में द पीरियड इज आल्सो कॉल्ड द वेव लेंथ। इसके पीरियड को हम वेव लेंथ भी कहते हैं। ये जो साइन की वेव बन रही है, इस वेव की जो लेंथ है वो उसके पीरियड को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि इस लेंथ के बाद ये वेव जो है वो अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देती है। फिर वो कहता है द रेसिप्रोकल ऑफ द पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे अक्सर सवालों में वो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए कहता है हमें कोई भी फंक्शन गिवन हो, साइनोसाइडल फंक्शन हो या tan कॉर्ड की फॉर्म में, अगर वो उसकी फ्रीक्वेंसी पूछता है तो फिर हम ये करेंगे कि उसका पीरियड फाइंड करके उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। थर्ड नंबर पे वो कहता है द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द ग्राफ ऑफ द साइन और कोसाइन एंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द फंक्शन। स्टूडेंट्स, एक्चुअली जब आप y एक्सिस और x एक्सिस में साइन वेव बनाते हैं तो वो ये वेव बनती है। आपने उसका वर्टिकल शिफ्ट परफॉर्म कर दिया, वर्टिकल शिफ्ट परफॉर्म करने के बाद ये वेव जो है वो ऊपर चली जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, इस पॉइंट में वो कहता है कि ये जो लाइन होती है ना इसकी एक्सिस कहलाती है। मसलन ये इसकी एक्सिस थी और जब आप वेव को ऊपर ले गए तो इसका एक्सिस भी शिफ्ट हो गया। इसका एक्सिस जो है वो डिपेंड करता है कि आपने कितना वर्टिकल शिफ्ट किया। तो अगर कोई हमसे सवाल पूछे इस तरह के एक्सप्रेशन में कि इसका एक्सिस क्या होगा, तो y = d, वो जो कांस्टेंट टर्म जो वर्टिकल शिफ्ट हुआ था वो उसके एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। फर्दर इस प्रॉपर्टी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ जो अभी मैं पढ़ा था। यहाँ वो कह रहा था कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है बिटवीन ग्राफ ऑफ साइन और कोसाइन एंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो जैसे कि आप देखें कि ये इसका एक्सिस था और ये इसकी मैक्सिमम और मिनिमम हाइट है, तो ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ये a इसके एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। और फर्दर वो इसकी प्रॉपर्टी बता रहा है कि इन जनरल द एम्पलीट्यूड ऑफ पीरियोडिक फंक्शन इज हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। इनका डिफरेंस निकाल के उसको जो हाफ करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी उसको हम कहते हैं कि उसके एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ वो कह रहा है द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस फंक्शन। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी बतानी है। अभी हमने बात की थी कि जो बाहर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है ये इसके एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम इसका पीरियड फाइंड करते हैं। पीरियड कैसे फाइंड करना है कि एक्चुअली कॉस का पीरियड 2 होता है और इसको हम डिवाइड करेंगे एक्स के कोएफिशिएंट से, यानी कि 1/4 से, तो इसका आंसर है 8 आया। अगर 8 जो है वो इसके पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने हमसे फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो फ्रीक्वेंसी इसका रेसिप्रोकल होगी, इसका रेसिप्रोकल 1/8 हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर 2 और 1/8 होगा। ये इसका आंसर नहीं होगा, तो 2 और 1/8 इसके आंसर को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने लगे हैं। देखिए ये प्रॉपर्टी आपके सामने जो लिखी हुई है इसको हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी कहते हैं। इस पीरियोडिक प्रॉपर्टी में एक्सप्रेशन जो आपके सामने लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, आप नोट कीजिए स्टूडेंट्स कि साइन थीटा प्लस माइनस 2 को हम अलाइड एंगल फॉर्मूले से भी सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पीरियोडिक प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बता रहा है कि जो साइन वेव होती है उसमें अगर आप 2 प्लस या माइनस कर दें तो एक्चुअली उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट विल रिमेन द सेम। इसी तरह से कॉज में भी उसके एंगल में आप 2 प्लस या माइनस कर दें तो वो सेम रहेगा, क्योंकि ये पीरियड की डेफिनेशन थी 2 इसका पीरियड है, तो तभी जब आप इसमें 2 प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो इसकी वेव में कोई चेंज नहीं होगी, साइन और कॉज वेव दोनों सेम रहेंगी। क्योंकि tan का पीरियड पाई होता है तो इसमें जब आप पाई प्लस माइनस करेंगे तो आंसर सेम आएगा। इस प्रॉपर्टी को पीरियोडिक प्रॉपर्टी कहा जाता है।
आपको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी कहलाती है। अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन लिखा आए, वो पूछे कौन सी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप बता सकते हैं कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। और पीरियोडिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें इसका पीरियड इन्वॉल्व हो रहा है, जिसके बाद ये अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है और रिपीटेड वैल्यूज दिखाई गई हैं। ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी में आप ये देखें कि हम किसी एंगल में माइनस करें तो वो हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन वहां पे होती है। बहरहाल आप जो साइन वेव है उसके एंगल में आप पाई माइनस कर देंगे तो आंसर माइनस साइन थीटा आ जाएगा। और आप जानते हैं किसी फंक्शन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने से वो एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो उसकी जो वेव में चेंज आएगी वो ये चेंज आएगी। और इसी तरह से ये भी ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी है कि कॉस थीटा माइनस पाई माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है, और टेन थीटा माइनस पाई जो है वो टेन थीटा के बराबर होता है। और इन प्रॉपर्टीज को हम ऑड और इवन प्रॉपर्टीज कहते हैं। बहुत सिंपल एक्सप्रेशन हैं जिनके बारे में आप पहले ही जानते हैं कि साइन माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। और अगर आप फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टूडेंट्स हमने यही कहा था, यहाँ पर अगर हम एक फंक्शन एज्यूम करते हैं ना y इक्वल टू साइन एक्स और x को माइनस से रिप्लेस करें तो यह आएगा y इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स, और इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस साइन ऑफ एक्स बन जाएगा। तो आपने देखा एक फंक्शन में x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, माइनस बाहर आ गया, तो इसका मतलब है ये ऑड फंक्शन होगा, तब इस प्रॉपर्टी को ऑड प्रॉपर्टी कहा जाता है। और यहाँ नेगेटिव खत्म हो जाता है, यानी कॉस की वैल्यू माइनस थीटा पर और कॉस की वैल्यू थीटा पे सेम होती है, इसको इवन प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। ये हमें प्रॉपर्टीज पहले ही पता थी, इनके नाम हम यहाँ पर एक दफा रिवाइज कर रहे हैं ताकि अगर किसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस प्रॉपर्टी का नाम यूज हो तो हमें पता हो कि वो हमसे क्या रिक्वायर कर रहा है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ सर्टेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अक्सर हमें इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेलेवेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां वो इनसे हमें रेलेवेंट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में पूछता है। स्टूडेंट्स मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने के लिए यहाँ हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इस तरह के फंक्शंस को डील करने के लिए याद रखिए कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू इस तरह से फाइंड करते हैं कि देखें साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 आती है तो इसका आंसर a प्लस बी होना चाहिए। मॉड इसलिए लगाया जा रहा है मैक्सिमम वैल्यू के लिए, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, अगर आप इसकी जगह 1 पुट करेंगे तो a प्लस बी बन जाएगा। मॉड इसलिए लगाया जा रहा है अगर b ऑलरेडी नेगेटिव हो तो नेगेटिव की वजह से a माइनस समथिंग हो जाएगा, वो मैक्सिमम आंसर नहीं आएगा। तो मैक्सिमम आंसर के लिए यहाँ पर हम मॉड लगाते हैं ताकि नेगेटिव को पॉजिटिव कर दे। तो तभी आपने याद रखना है कि इस तरह का कोई एक्सप्रेशन आए और वो आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो आप इन दो नंबर्स का इस्तेमाल करेंगे। किस तरह से कि मैक्सिमम के लिए इन दोनों को जमा कर देंगे, लेकिन सेकंड नंबर पर आप मॉड अप्लाई करेंगे, और मिनिमम के लिए आप इन दोनों को माइनस कर देंगे और सेकंड नंबर पे मॉड अप्लाई करेंगे। यही केस एग्जिस्ट करेगा अगर आप कॉस के साथ डील कर रहे हैं। इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देखिए यहाँ वो कहता है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 10 माइनस 2 साइन एक्स। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए इन दो नंबर्स का इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसने मैक्सिमम वैल्यू कहा है तो 10 प्लस माइनस 2 का हम मॉड लेंगे। तो आप ये देखिए 10 में प्लस कीजिए माइनस 2 का मॉड, माइनस 2 का मॉड प्लस 2 होता है, तो इसका आंसर जो है वो 12 के इक्वल आएगा। मतलब ये कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट विल बी 12। अगले बोर्ड की तरफ चलते हैं और कुछ फर्दर टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। स्टूडेंट्स, हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा था कि हर गिवन फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होता, कुछ कंडीशंस होती हैं जिन कंडीशंस के सेटिस्फाई होने पर हम उस फंक्शन का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। और वो कंडीशन क्या थी कि वो फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तो वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइन टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। तो हम ग्राफिकली जरा इसको देखते हैं। मैंने आपके सामने ये जो वेव बनाई है ये साइन वेव है, यानी कि साइन फंक्शन का ग्राफ है। आपको पता है कि साइन की वैल्यू 90 पे 1 होती है, यानी कि मैक्सिमम, तो 90 पर ये हाइट 1 होगी, माइनस 90 पे -1, माइनस पाई पे इसकी वैल्यू 0 होती है और पाई पे इसकी वैल्यू 0 होती है। तो ये इसका जो है वो ग्राफ बनता है। इस ग्राफ में आप ये देखिए कि ये फंक्शन को तो रिप्रेजेंट कर रहा है। आप कहीं भी कोई वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो वर्टिकल लाइन इसको एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है, इसका मतलब है ये फंक्शन है। लेकिन क्या ये इन्वर्टिबल है? क्या इसका हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट सेटिस्फाई हो रहा है? तो आप नोट कीजिए कि अगर मैं यहाँ कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ वो तो इसको इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स पर मीट करेगी, तो इसका मतलब ये है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर हम किस तरह से इसको इन्वर्टिबल बना सकते हैं? स्टूडेंट्स, इसका तरीका ये होगा कि हम इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, और इतना रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लाइन टेस्ट सेटिस्फाई हो जाएं, ये 1 1 on 2 बन जाए और हम इसका इन्वर्स फाइंड कर लें। इसके लिए हम ये करते हैं कि देखें मैं इसकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। अब माइनस पाई ये सारा मैंने रिमूव कर दिया और ये हिस्सा भी आप रिमूव करेंगे, और ये जो बाकी बना है माइनस पाई से माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक, ये जो कर्व का हिस्सा है आप नोट कीजिए कि वर्टिकल लाइन टेस्ट भी सेटिस्फाई हो रहा है और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी सेटिस्फाई हो रहा है। अगर पाई बाय 2 से मैं थोड़ा सा आगे जाता हूं तो ये फिर डाउनवर्ड आएगा और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फेल हो जाएगा।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम चाहते हैं कि इसका इन्वर्स फाइंड करें तो इसकी जो डोमेन है उसको हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा -π/2 से लेकर π/2 तक। लेकिन स्टूडेंट्स आपने गौर किया कि एक्चुअल साइन फंक्शन एक पूरी वेव बन रही थी और जो इसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए जो फंक्शन हमने कंसीडर किया वो एक छोटा सा हिस्सा है। इस फंक्शन को हमने नया नाम दिया कि प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, यानी कि प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिनकी डोमेन को हमने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है इनका इन्वर्स फाइंड करने के लिए, ताकि ये फंक्शन इन्वर्टिबल बन जाएं। अब ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन्स भी हमें याद करनी होंगी क्योंकि ये भी हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। एक्चुअल डोमेन और रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेंज इन दोनों की सेम होती है, इस पर हम बात करने लगे हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको ग्राफिकली भी बताया कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन टेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए हमने साइन एक्स की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया -π/2 से π/2 तक विद इक्वालिटी। तो अब हम बाकी फंक्शंस की डोमेन पढ़ेंगे, उसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखें, आप अपने सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है y = sin x, और y = sin x के लिए भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि -π/2 से π/2 तक हम इसकी जो है वो डोमेन लिख रहे हैं। और इस डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने के बाद ये फंक्शन इन्वर्टिबल हो गया और ये इसकी रेंज लिखी हुई है। और अगर ये इन्वर्टिबल हो गया तो हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अगले स्टेप में वो कह रहा है कि जो इसका इन्वर्स है y = sin इनवर्स x, उसकी डोमेन ये हो जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट सेकंड ईयर में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एक फंक्शन की जो डोमेन होती है वो उसके इन्वर्स की रेंज होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इन्वर्स जब हम इसका लिखेंगे तो जो पहले रेंज थी वो अब डोमेन बन जाएगी और जो डोमेन थी वो अब रेंज बनेगी। फर्क इतना है कि जो डोमेन होती है वो इनपुट होती है, यहाँ इनपुट x थी तो हमने x इस्तेमाल किया और यहाँ पे इनपुट x थी तो हमने x इस्तेमाल किया। जब हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो y के साथ नहीं लिखेंगे। मतलब ये कि यहाँ इंफॉर्मेशन हमें ये मिली कि इसकी जो रेंज थी उसमें y -1 से 1 तक था। जब हमने इसका इन्वर्स फाइंड किया तो इसके इन्वर्स में अब x जो है वो इसकी इनपुट है, तो जब हम -1 से 1 तक इंटरवल लिखेंगे तो यहाँ पर हम x इस्तेमाल करेंगे। बहरहाल हमने दो चीज़ें सीखी। पहली चीज़ हमने देखी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन्वर्टिबल बनाने के लिए हम इसकी डोमेन्स को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। अब हमें इसकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन याद करनी है, एक्चुअल डोमेन भी याद रखनी है और इनकी रेंज फाइंड करनी है। और ये तीनों फाइंड करने के बाद हम इनके कॉम्बिनेशन देखेंगे कि अगर हमें वो y = sin x देता है और इसकी डोमेन और रेंज पूछता है और y = sin इनवर्स x की डोमेन और रेंज पूछे तो हमने कैसे आंसर देना है। तो इस टेबल में मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि y = sin x, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन है तो -π/2 से π/2 तक इसकी डोमेन है और ये इसकी रेंज है। और अगर वो इसके इन्वर्स की पूछेगा तो इन्वर्स में जो रेंज थी वो डोमेन बन जाएगी, जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी। और वेरिएबल्स का इस्तेमाल आपने इस तरह से करना है कि आप देखेंगे यहाँ इनपुट क्या है। अगर मैं यहाँ थीटा लिख दूं तो आप यहाँ थीटा इस्तेमाल करेंगे और यहाँ y लिखा होगा तो यहाँ y इस्तेमाल करेंगे। तो आपने ये नंबर्स याद रखने हैं कि इंटरवल्स के एंड नंबर्स क्या हैं। जो आपने वेरिएबल इन्वॉल्व यूज करना है वो इस इक्वेशन पे डिपेंड करेगा जो उसने आपको बताई है। चलें अब अगले एक्सप्रेशन की बात करते हैं। ये तो हमने देख लिया कि जो साइन वेव है अगर हम इसको इन्वर्टिबल बनाना चाहते हैं तो हमें -π/2 से π/2 तक रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। इसी तरह से स्टूडेंट जो कॉज होता है उसको 0 से π तक रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। तो तभी यहाँ पर कॉज एक्स की जो डोमेन लिखी हुई है रिस्ट्रिक्टेड डोमेन इस प्रिंसिपल कॉज फंक्शन की वो 0 से π तक है और इसकी जो रेंज होती है इसमें कोई फर्क नहीं होता। रेंज प्रिंसिपल फंक्शंस की और जो रेगुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उनकी सेम होती है। और जब हमने y = cos इनवर्स की बात की तो एक दफ़ा फिर हमने इसकी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की कि एक फंक्शन की जो डोमेन होती है वो उसके इनवर्स की रेंज होती है और जो रेंज होती है उसके इनवर्स की डोमेन होती है। वेरिएबल्स जो आप इस्तेमाल करेंगे वो इस फंक्शन के जो इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स है उनके अकॉर्डिंग करेंगे। इनपुट x है, आउटपुट y है, तो उसी अकॉर्डिंग हमने इसकी डोमेन और रेंज यहाँ पे लिखी। अब आप इस टेबल पे देखिए कि बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज भी बताई जा रही हैं। y = tan x की जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन होती है वो -π/2 से π/2 तक ओपन इंटरवल होती है क्योंकि 90 पे अनडिफाइंड हो जाता है। इसकी रेंज ऑल रियल नंबर्स होगी। y = tan इनवर्स में उसने दोबारा से इंटरचेंज कर दिया। कॉसिकेंट x यानी जो प्रिंसिपल कॉसिकेंट फंक्शन है उसकी जो डोमेन होती है वो -π/2 से π/2 तक क्लोज इंटरवल होती है जैसे साइन की होती थी। लेकिन यहाँ पर हमें 0 को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 0 पे अनडिफाइंड हो जाता है। जो प्रिंसिपल सीकेंट फंक्शन है उसकी जो डोमेन होती है वो 0 से π तक क्लोज इंटरवल होती है और वहाँ पर हम π/2 माइनस कर देते हैं। और लास्ट में यहाँ कॉट की लिखी हुई है। जो प्रिंसिपल कोटेंजेंट फंक्शन है उसकी जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन होती है वो 0 से π तक ओपन इंटरवल होती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया इनकी रेंज सेम होती है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छी तरह याद होना चाहिए। अगर आपको ये याद होगा तो इससे बनने वाले सवाल और उसकी जो डिडक्शन होंगी उनको आप आंसर कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ पर। ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उनको ट्रिकली एवेल्युएट करने के लिए हम इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल भी करेंगे। हमें जो एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी कई प्रॉपर्टीज पता है। हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, जिसको हमने ऑड प्रॉपर्टी का नाम दिया। हमने देखा कि साइन प्लस पाई प्लस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। तो डिफरेंट फॉर्मूलाज हम उस पर काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब हम ये देखेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमने किस तरह से हैंडल करना है। हम हर दफ़ा बाय डेफिनेशन के क्वेश्चन नहीं कर सकते कि सपोजिशन करके उनको सॉल्व करें। तो ये फॉर्मूलाज अगर हमें याद होंगे तो उनको अप्लाई करके हम उनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। इन फॉर्मूलाज में आप देखेंगे सबसे पहले वो बता रहा है आपको कि कॉसेकेंट इनवर्स एक्स जो है ये साइन इनवर्स में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके एंगल का आप रेसिप्रोकल ले लें। आपको पता है कि कॉसेकेंट का जो रेसिप्रोकल होता है वो साइन होता है, तो इसका रेसिप्रोकल अगर साइन होता है तो आप इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके एंगल को आपने रेसिप्रोकल में लेके जाना होगा। ये बाकियों के लिए भी है, जैसे कि यहाँ देखें सीकेंट इनवर्स एक्स है, सीकेंट को आप कॉज इनवर्स बनाना चाहते हैं तो आप 1/x लिख दें। अगर tan इनवर्स 1/x है तो वो कॉड इनवर्स x हो जाएगा। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को उसकी रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो उसके एंगल को आप रेसिप्रोकल कर देंगे। यही चीज देखें यहाँ बताई जा रही है कॉट इनवर्स एक्स tan इनवर्स 1/x से बराबर होगा। यहाँ फर्दर प्रॉपर्टीज बताई जा रही हैं। आम फंक्शन के लिए तो हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स, यानी कि हमें ये पता चला कि साइन इनवर्स माइनस एक्स में से भी आप माइनस को बाहर निकाल के इसको साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, लेकिन कॉज इनवर्स में ऐसे नहीं होता। याद रखिए कि जो कॉज इनवर्स एक्स होता है इसमें जब आप माइनस को रिमूव करते हैं तो ये पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स बनेगा। इसका प्रूफ हम नहीं करेंगे, वी आर नॉट कंसर्न विद प्रूफ। ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है कि कॉज इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स। फॉर एग्जांपल आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि कॉज इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू क्या होगी, तो आप इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉज इनवर्स 1/2। और अब वो कौन सा एंगल है जिसमें कॉज की वैल्यू 1/2 होती है? आप जानते हैं वो 60 होता है, जिसको हम पाई/3 कहते हैं, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 2 पाई/3 आएगा। तो आपने देखा कि जब हमने इन्वर्स फाइंड किया तो इसका जो आंसर आया, जैसे कि हमने इसकी रेंज में बताया था कि 0 से लेकर पाई तक आएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है 0 से पाई तक ही आया है। बहरहाल आप ये याद रखिए कि इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से जो प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिन जिन की रेंज 0 से पाई तक होती है उन तमाम में ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि जब आप कॉज इनवर्स माइनस एक्स फाइंड करेंगे, चाहे वो कॉज इनवर्स हो या वो बाकी फंक्शंस हो जिनकी रेंज 0 से पाई तक होती है, तो उसका आंसर पाई माइनस द इनवर्स ऑफ द फंक्शन एट पॉजिटिव एंगल आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम ये प्रॉपर्टी देखते हैं tan इनवर्स माइनस एक्स में भी ये होगा कि माइनस बाहर आ जाएगा, इसको हम tan इनवर्स एक्स लिख देंगे, और यहाँ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 माइनस कॉज इनवर्स एक्स। ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी यहाँ से जनरेट हुई है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स जो है ये पाई/2 के इक्वल होता है। लेकिन ये प्रॉपर्टी भी याद रखिए कंडीशनल है। ये कंडीशन इसलिए है क्योंकि जो इनके इनपुट्स हैं वो -1 से लेकर 1 तक क्लोज इंटरवल होता है। अगर कहीं ऐसा हो कि वो सवाल आपसे पूछ ले कि साइन इनवर्स 3 प्लस कॉज इनवर्स 3 की वैल्यू क्या होगी, तो इसका आंसर हम पाई/2 नहीं लिख सकते क्योंकि इस पर तो डिफाइंड ही नहीं है। पहली चीज़ ये कि डिफाइन होनी चाहिए, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, और जब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी तो उसके अकॉर्डिंग आप उसका आंसर जो है वो बता सकते हैं। बहरहाल इसी प्रॉपर्टी से ये प्रॉपर्टी निकली है कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है पाई/2 माइनस कॉज इनवर्स एक्स, और इस तरह से कॉज इनवर्स एक्स की वैल्यू हो जाएगी पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। यही tan और उसकी को रेशियो में भी होता है। tan इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है पाई/2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और इसी तरह से सीकेंट इनवर्स एक्स को आप पाई/2 माइनस कॉसेकेंट इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। इन प्रॉपर्टी से रेलिवेंट हमें क्वेश्चन देखते हैं। कॉज इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू के माइनस कॉज इनवर्स एक्स व्हेन। अब यहाँ पर वो के की वैल्यू पूछ रहा है। इसका आंसर बताने के लिए एक्चुअल प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए जो हमने यहाँ पढ़ी थी प्रॉपर्टी नंबर 5 में। यहाँ स्टूडेंट्स हमने कहा था कि कॉज इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉज इनवर्स। तो ये दोनों एक्सप्रेशन सेम लिखे हुए हैं। यहाँ पर इसका कंपैरिजन करें तो हमें के की वैल्यू मिल जाती है कि वो पाई के बराबर है, तो इसका मतलब है इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रेलिवेंट कुछ फॉर्मूलाज पढ़ने लगे हैं, जिनमें देखिए पहला फॉर्मूला है कि अगर 2 साइन इनवर्स ऐड हो रहे हो विद डिफरेंट एंगल्स तो हम उनमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है कि एक साइन इनवर्स लिखिए a√1 - b² और प्लस b√1 - a²। अगर ये फॉर्मूला माइनस के साथ आप जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। कॉस के केस में ये फॉर्मूलाज होते हैं कॉज इनवर्स a प्लस कॉज इनवर्स b इक्वल टू कॉज इनवर्स ab माइनस। अगर प्लस होता है तो यहाँ माइनस आता है, माइनस हो तो प्लस आता है, और अगले एक्सप्रेशन ये आपके सामने लिखे हुए हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स ये tan इनवर्स के फॉर्मूलाज हैं। tan इनवर्स a प्लस माइनस tan इनवर्स b इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस माइनस b ओवर 1 माइनस प्लस ab। मतलब ये कि अगर यहाँ प्लस होगा तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस आएगा, और माइनस होगा तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस आएगा।
ये फॉर्मूलाज आप अपने सामने स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। वहाँ फर्दर ये फॉर्मूलाज भी लिखे हुए हैं कि अगर ये सेम हो जाएं, अगर b की जगह मैं a पुट कर दूं तो यहाँ 2 cos इनवर्स a आ जाएगा, और यहाँ भी b की जगह a पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। वो फॉर्मूला जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और अभी हम नेक्स्ट बोर्ड पे जाके उससे रेलिवेंट एक क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन हम डिस्कस करने लगे हैं जिसमें वो कहता है कि tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जैसे मैंने एक स्पेशल केस का भी जिक्र किया कि अगर b की जगह a पुट कर दिया जाए प्लस वाले फॉर्मूला में, तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स a टू tan इनवर्स a बनता है, जिसका फॉर्मूला ये बनेगा। अब आप कंपैरिजन कीजिए कि वो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, तो इनमें फर्क सिर्फ इतना है कि उसने a की जगह x पुट कर दिया है। अगर आप a की जगह x पुट कर दें तो tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनता है, जो एक्जैक्टली यहाँ पे मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि ये फॉर्मूला हमने इस्तेमाल करना है, और ये तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब ये फॉर्मूलाज हमें याद हों। इसलिए इन्वर्स से रेलिवेंट ये जो सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं और इनकी डिडक्शंस पढ़ी हैं, ये हमें याद होनी चाहिए। बहरहाल इसका आंसर 2 इनवर्स a यानी कि ax है, तो 2 इनवर्स x आएगा, और 2 tan इनवर्स x जो है वो आप नोट कीजिए, यहाँ किसी ऑप्शन में आपको नजर नहीं आ रहा। अब 2 tan इनवर्स x में हम ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं जो अभी मैंने आपको इससे रेलिवेंट बताई थी। देखिए हमारा आंसर आया 2 tan इनवर्स x। अब ये जो tan इनवर्स x है इसको हम लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स x। अब ये ब्रैकेट अगर आप ओपन कर देंगे तो ये बनेगा पाई माइनस 2 कॉट इनवर्स x। अब ये आंसर देखें कहीं लिखा हुआ है पाई माइनस 2 कॉट इनवर्स x, इस ऑप्शन में नहीं है, इसमें भी नहीं है, और ये लास्ट ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है पाई माइनस 2 कॉट इनवर्स x। इसका मतलब है डी ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी। आप स्टूडेंट्स हम लास्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इन इनवर्स के फॉर्मूला से रेलिवेंट एक और सवाल डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ वो cos इनवर्स 2x माइनस 1 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से क्या होगी। जैसे मैंने आपको फॉर्मूले का रेफरेंस बताया था कि 2 cos इनवर्स x इसके बराबर होता है। अब आप कंपैरिजन कीजिए कि cos इनवर्स इन दोनों में a की जगह क्या पुट किया जाए कि 2x माइनस 1 बने। तो आप नोट कीजिए कि अगर a की वैल्यू हम स्क्वायर रूट x ले लें तो स्क्वायर रूट x का स्क्वायर x हो जाएगा, तो 2x माइनस 1 बन जाएगा। तो इस कंपैरिजन में हमें पता चला कि a शुड बी इक्वल टू स्क्वायर रूट x, तो इसके लेफ्ट साइड पे यहाँ स्क्वायर रूट x पुट कर दीजिए, तो इसका आंसर आएगा 2 cos इनवर्स स्क्वायर रूट x। तो ये आंसर इसकी बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन है। तो आपने देखा कि इन तमाम सवालों को सॉल्व करने के लिए इन फॉर्मूलाज का याद होना बहुत जरूरी है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, पहले ये प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। इन प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी है द ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर स्मूथ कर्व्स। ये स्मूथ कर्व्स होते हैं, इनमें वर्टिसेस या शार्प कॉर्नर्स एग्जिस्ट नहीं करते। नन ऑफ देम विल बी लाइन सेगमेंट्स और हैव शार्प कॉर्नर्स, जैसे कि मैंने अभी बताया, और ब्रेक्स विद इन देयर डोमेन्स। और द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूस वेयर एवर दे आर डिफाइंड। जहाँ जहाँ वो डिफाइंड होते हैं वहाँ वहाँ वो कंटिन्यूस होंगे, यानी कि यहाँ बताया जा रहा है उनकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आएगी, और जो डिफाइंड वैल्यू है वो भी उसके बराबर आएगी, यानी वो कंटिन्यूस होंगे। इसके बाद फिर वो कहता है द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक सो दैट देयर कर्व्स रिपीट आफ्टर अ फिक्स इंटरवल। क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं तो इनकी जो वेव्स बनेंगी, जो इनका ग्राफ्स बनेंगे, वो इक्वल इंटरवल्स के बाद जो उसका पीरियड होगा अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं। स्टूडेंट्स, इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स का बिहेवियर आप सबको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि साइन की वेव क्या होती है, कॉज की ग्राफ कैसे बनता है, टेंजेंट का ग्राफ क्या होता है, और जो सीकेंट और कॉसेकेंट के ग्राफ्स हैं आपकी बुक में सॉल्व भी हैं, ग्राफ बनाए हुए हैं। तो इनका जो जनरल बिहेवियर है वो आपके नॉलेज में होना चाहिए ताकि इससे बनने वाले सवालों के आप जवाब दे सकें। यहाँ पर हम ग्राफ बनाएंगे, डिस्कस करेंगे tan x के लिए, और उससे रेलिवेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप इससे पहले एक दो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं जो आपको अपनी स्क्रीन पर नजर भी आ रही हैं। द रेंज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा फंक्शन इज -1 to 1, सो द ग्राफ विल बी बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइंस y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1। तो क्योंकि इसकी जो रेंज होती है वो -1 से 1 तक होती है, तो y इक्वल टू 1 की लाइन क्या होगी कि 1 के यूनिट पे जाके हॉरिजॉन्टल लाइन बना दें, और ये लाइन हो जाएगी y इक्वल टू -1 की। तो अगर आपने साइन का ग्राफ बनाना है तो वो ये समझें कि उसकी बाउंड्रीज हैं। ये वेव जो बनेगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू y इक्वल टू 1 तक जाएगी और मिनिमम वैल्यू y इक्वल टू -1 तक जाएगी, इसको क्रॉस नहीं कर सकता। यही बात यहाँ पे बताई भी जा रही है, क्योंकि इसकी रेंज -1 से 1 तक है। तो ग्राफ विल बी बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1, और बिटवीन में ये दोनों पॉइंट्स भी शामिल होंगे, 1 और -1। इसके बाद वो कहता है द ग्राफ ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा इन द इंटरवल 0 to 2 पाई इज कॉल्ड अ साइकिल। जो इसका इंटरवल होता है, जो पीरियोडिक इंटरवल होता है, उसमें
जो इसका ग्राफ होता है उसको साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इसके बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अब हम ये एक ग्राफ पे बात करते हैं y इक्वल टू 10x के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्राफ का जनरल बिहेवियर आपने देखना होगा, आपने याद करना होगा कि इसकी जनरल फॉर्म्स क्या होती है। इस तरह की वेव्स जो हैं वो बनती हैं इस टेंजेंट के ग्राफ की, क्योंकि इसमें कुछ डिसकंटिन्यूटीज होती हैं। हमारे पास ऐसे एंगल्स आते हैं जिन पे डिफाइंड नहीं होता, और वो y एक्सिस पे बनने वाले सारे एंगल्स होते हैं। क्योंकि आज ही हमने पढ़ा कि y इक्वल टू 10x में क्योंकि डिनोमिनेटर में cos x आता है, तो cos जिन एंगल्स पर 0 होता है वो सारे एंगल्स होते हैं 2n + 1 π/2, यानी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2। तो हम कहते हैं कि तमाम रियल नंबर्स होने चाहिए, लेकिन ये रियल नंबर हम निकाल देंगे क्योंकि इस पर ये फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। और तभी जब हम ग्राफ स्केच कर रहे होंगे, क्योंकि इन पे ये डिफाइंड ही नहीं है, तो इसके अगेंस्ट हमारे पास पॉइंट ही नहीं आएगा, तो हम उसको ग्राफ को यहाँ कंटिन्यूस नहीं कर सकते। तो आपको पता है कि tan की वैल्यू 0 पे 0 होती है। इसके बाद अगर आप 45 डिग्री पुट करेंगे आंसर 1 आएगा, तो π/4 पर इसका आंसर जो है वो 1 आएगा, और इस तरह -π/4 में -1 आएगा। तो ये फॉर्म इसकी बनती है। और क्योंकि इसका पीरियड पाई है, -π/2 से π/2 तक इंटरवल की लेंथ निकालने के लिए जब आप π/2 -π/2 करेंगे तो इस इंटरवल की लेंथ पाई आती है। यानी ये पाई के बाद जो इसने शेप बनाई है, अब इसने रिपीट करना है, तो आगे π/2 से ऑनवर्ड इसने इसको रिपीट किया, और -π/2 से पहले भी उसने इस शेप को रिपीट किया। बहरहाल ये ग्राफ है y इक्वल टू 10x का, -π से लेकर और ये पाई तक ग्राफ है। और इसके बाद वो हमें कुछ पॉइंट्स बता रहा है, वो पॉइंट्स आपके सामने आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। उन पॉइंट्स पे हम बात कर लेते हैं। पहले पॉइंट में वो कहता है कि x अप्रोचेस π/2 फ्रॉम लेफ्ट, दैट इज x अप्रोचेस टू π/2 -0। तो x अप्रोचिंग टू π/2 -0 का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है। तो π/2 ये है। आप देखें कि जब आप लेफ्ट साइड से इसको अप्रोच कर रहे हैं तो आपका ग्राफ जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज कर रहा है, और इनडेफिनेटली। तो यही उसने लिखा हुआ है कि tan x इंक्रीजेज इनडेफिनेटली इन क्वाड्रेंट नंबर 1। सेकंड में वो कहता है x अप्रोचेस टू π/2 फ्रॉम राइट, यानी कि π/2 + 0। तो π/2 + 0 का मतलब है कि राइट साइड से जो अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखें कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में इंक्रीज कर रहा है इनडेफिनेटली। इस तरह π/2 के राइट साइड पर आप देखें कि ये इंक्रीज कर रहा है इनडेफिनेटली थर्ड क्वाड्रेंट में, और -π/2 के राइट साइड पर देखें तो ये इंक्रीज कर रहा है इनडेफिनेटली, और -π/2 के अगर आप लेफ्ट साइड पर देखें तो ये इंक्रीज कर रहा है इनडेफिनेटली किस क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट नंबर 2 में। तो इन चारों पॉइंट्स में यही बात एक्सप्लेन की जा रही है। इसको भी अच्छी तरह पढ़ लें। ये कोई भी स्टेटमेंट एज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछी जा सकती है। इससे रेलिवेंट एक सवाल देखते हैं। मैंने जैसे कि अभी आपको कहा था कि क्योंकि टेंजेंट फंक्शन में हमारे पास ऐसे कुछ पॉइंट्स आते हैं जिन पर वो अनडिफाइंड होता है और डिसकंटिन्यूस होता है, तो उनको हम वर्टिकल एसिम्प्टोट कहते हैं। फॉर एग्जांपल x इक्वल टू π/2। स्टूडेंट्स ये वर्टिकल लाइन है क्योंकि इसमें वेरिएबल x इन्वॉल्व हो रहा है। अगर वेरिएबल x इन्वॉल्व हो रहा है तो वर्टिकल लाइन होती है, और ये वर्टिकल लाइन कहाँ बनेगी, ये x π/2 है, तो ये वर्टिकल लाइन यहाँ पर जो डैश लाइन है वो दिखाई गई है। आप ये नोट कीजिए कि ये कर्व इंक्रीज हो रहा है लेकिन इसको क्रॉस नहीं करेगा क्योंकि π/2 पे डिफाइंड ही नहीं है, इसके क्लोज होता जाएगा। तो तभी हम कहते हैं कि जो बाउंड्री लाइन है इसके एसिम्प्टोट कहलाएगी। तो अगर हमें ग्राफिकली एसिम्प्टोट देखना तो हम इजीली देख सकते हैं कि ये कर्व यहाँ पर भी इसके क्लोज होता जाएगा लेकिन इसको क्रॉस नहीं करेगा। तो ये भी इसका एसिम्प्टोट है, ये भी इसका एसिम्प्टोट है। और अगर आपको फंक्शन गिवन हो, स्पेशली जो tan और cot फंक्शन है, और इनके एसिम्प्टोट्स बताने हो, तो वो नंबर जिन पे वो अनडिफाइंड हो रहा है वो उसके एसिम्प्टोट्स हैं। क्योंकि x इक्वल टू π/2 पे अनडिफाइंड हो रहा है, ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन इसके एसिम्प्टोट को रिप्रेजेंट करेगी। यही सवाल यहाँ पूछा गया था, वर्टिकल एसिम्प्टोट ऑफ y इक्वल टू tan x। तो आप जानते हैं कि π/2 पर ये अनडिफाइंड हो रहा है, तो इसका मतलब है x इक्वल टू π/2 इसका एसिम्प्टोट होगा, और y इक्वल टू π/2 हम नहीं करेंगे क्योंकि इसकी रेंज को रिप्रेजेंट करेगा, उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। बहरहाल स्टूडेंट्स के बाद एक और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। इसमें वो cos इनवर्स 12/13 की वैल्यू पूछ रहा है। जितनी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं इन्हीं प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं हम इनवर्स से रेलिवेंट सारे सवालों को सॉल्व करने के लिए। मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल कंप्लीट की। इस ट्राइंगल को ऐसे कंप्लीट किया कि देखें cos का जो फॉर्मूला होता है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। तो हमें बेस की वैल्यू 12 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 मिल रही है, और पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए 169 - 144 करें तो 25 का स्क्वायर रूट 5 बनता है। ये ट्राइंगल जब हमने कंप्लीट कर ली तो स्टूडेंट्स हम किसी भी दूसरे फंक्शन के इन्वर्स में इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप इसको साइन इनवर्स में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो देखें साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है ना परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब है साइन इनवर्स में इसकी वैल्यू 5/13 बन जाएगी। अगर आप इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये गिवन cos इनवर्स में था, तो tan क्योंकि परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है तो ये tan इनवर्स में जो वैल्यू देगा वो 5/12 देगा। और इसी तरह से अगर आप इसको सेकंड इनवर्स में करना चाहते हैं तो cos क्योंकि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी कि 12/13 होता है, तो सेकंड इनवर्स जो है वो 13/12 हो जाएगा।
तो हम किसी भी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब अपने आंसर को एनालाइज करते हैं। यहाँ वो कह रहा है tan इनवर्स 1/3, हमने निकाला tan इनवर्स 5/12 आता है, इसका मतलब ये आंसर इनकरेक्ट है। साइन इनवर्स में वो 5/13 बता रहा है, तो हमने भी चेक किया कि साइन क्योंकि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है तो वो 5/13 ही होगा, ये इसकी करेक्ट वैल्यू है। स्क्वायर रूट इसमें आ नहीं सकता। और सेकेंड इनवर्स में भी हमने वैल्यू निकाली, वो 13/12 आती है और यहाँ वो 13/25 लिख रहा है, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। वी विल गो विद ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें आप देखें साइन इनवर्स साइन पे अप्लाई हो रहा है और एंगल है 300। अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करें कि एक फंक्शन जो है वो अपनी इनवर्स मैप को कैंसिल करता है, सिंप्लीफाई करता है और आइडेंटिकल आंसर आता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आप देखें कि इस 300 डिग्री को अलाइड एंगल फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए 360 - 60 डिग्री लिखेंगे और साइन की वैल्यू 360 पे हम चेंज नहीं करते, ये साइन 60 बन जाएगा। और माइनस इसलिए लगाया क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। बहरहाल मैंने साइन 300 की जगह माइनस साइन 60 लिख लिया। हमने साइन इनवर्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि माइनस बाहर आ जाता है, इस माइनस को आप बाहर लिख दीजिए। अब साइन इनवर्स को हम साइन से सिंप्लीफाई करके 60 लिख सकते हैं, जो इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर -60 बन जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारे आज के लेक्चर नंबर 31 की जो हमने डिस्कशन की टॉपिक्स की वो ख़त्म होती है। अपना ख्याल रखिएगा, अगले लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।